हेलो बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में बेटा हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा था, चार्ज भी निकालना सीखा था और बाकी चीज़ें भी सीखी थी। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े से, अगर हम लोग देखें तो कुछ थोड़े से वो टिपिकल टाइप के हुआ करते हैं। तो उसके लिए अपन लोग यूज करेंगे बेटा जंक्शन मेथड, ठीक है, और उससे अपन लोग कॉम्बिनेशन निकालेंगे कैपेसिटर का, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द जंक्शन मेथड। होता क्या है ये समझ लेते हैं। जंक्शन मेथड, जंक्शन का मतलब होता है बेटा कि जहां पर दो से ज्यादा वायर जो है वो कनेक्टेड होंगे, उस पॉइंट को अपन लोग जंक्शन कहेंगे, ठीक है। जहां पर दो से ज्यादा रास्ते मिलेंगे, तो द पॉइंट at which more than two wires are connected it's called junction. It's called जंक्शन बेटा। ऐसे पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा? जंक्शन नाम दिया जाएगा। अब समझो जरा, मैंने अगर इस तरीके से ये कोई जंक्शन बनाया, ऐसे ये वायर है, एक वायर, दो वायर, तीन वायर और चार वायर, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। इस पॉइंट को जंक्शन कहेंगे जहां पर दो से ज्यादा वायर कनेक्टेड होंगे, जैसे ये। तो ये जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। अब जंक्शन मेथड क्या है समझो। जब दो जंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड हो, सिंपल एक वायर की वजह से, बीच में कोई भी डिवाइस नहीं है, ना तो कैपेसिटर है ना रजिस्टर है, दो जंक्शन, when two junctions are connected directly, तो अगर दो जंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बेटा सेम होगा। सो पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी इज सेम, ये दोनों इक्वल पोटेंशियल होंगे। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये दोनों कैसे होंगे बच्चे? इक्वल पोटेंशियल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल पोटेंशियल होंगे। और अगर ये इक्वल पोटेंशियल है, ध्यान देना, अगर ये जंक्शंस इक्वल पोटेंशियल है, तो मेरा मेथड ये है कि मैं इनको एक ही नाम दूंगा, सेम नाम। मैंने इसको नाम ए दे दिया है तो इसको भी ए नाम दे दूंगा, ठीक है। इफ जंक्शंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड, इफ टू junctions are directly connected, two junctions are directly connected, then that are equipotential, and give same name, दोनों को एक ही नाम दो, and merge them to simplify the circuit. जंक्शंस है। जंक्शन का मतलब बेटा क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है कि जहां पर दो से ज्यादा वायर मिलते हैं, उस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। जब ये दोनों पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, दैट पॉइंट्स आर इक्वल पोटेंशियल, तो वो इक्वल पोटेंशियल हो जाते हैं, दोनों पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। और जिनके पोटेंशियल सेम होते हैं उन्हें मैं सेम नेम दे देता हूँ। बाद में उन्हें क्या काम करना है? मर्ज कर देना। दैट मेथड इज कॉल्ड जंक्शन मेथड। जैसे मैं कुछ केस बनाता हूँ बेटा, देखो कैसे अगर सॉल्व करना हो तो किस तरीके से करेंगे अपन लोग सर्किट को। केस 1 लेकर के चलते हैं। जैसे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ कुछ इस तरीके से सर्किट, ऐसे
इस तरीके से कोई सर्किट है, ऐसे इधर एक कैपेसिटर है, इधर एक कैपेसिटर, इधर एक कैपेसिटर, इधर है बेटा पॉइंट बी और इधर है पॉइंट ए। और अपन लोग को फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2 और इसका है C3। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सभी में ऐसे फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। केस 1 लेकर के चलते बेटा, ये बना। अब इसमें निकालना, ध्यान देना बच्चे, ये जो ए पॉइंट है इस जंक्शन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये देखो जंक्शन है, 3 रास्ते जा रहे हैं, 1 2 3। ये भी जंक्शन और ये भी जंक्शन और ये भी जंक्शन। तो ए पॉइंट इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा बच्चे ए। ऐसे ही इसको नाम भी दे दूंगा ए, ऐसे ही इसको नाम भी दे दूंगा बच्चे ए, और इसको नाम भी दे दूंगा ए। वैसे सेम अगर मैं देखूं तो बी पॉइंट जो है वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको भी नाम क्या दे दूंगा मैं बच्चे, बी। तो ये नॉमिनेशन हो गया बेटा इनका ए और बी। अब मुझे ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या काम करें, पहले तो सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। मैंने बनाया ए और मैंने बनाया बी। अब ए और बी को मर्ज कर दो भाई, एक यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ एक ही जगह मर्ज कर दिए सारे। तो ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस आ रहा है बच्चे, ए और बी के बीच में बच्चा बोलेगा सर ये तो आ गया C1। दूसरा देखो बेटा, इस ए और बी के बीच में कितना आ चुका है, C2। तो इस ए और बी के बीच में कितना आ चुका है, C2। तीसरा देखो, इस ए और बी के बीच में कितना आ चुका है, C3। अब तो बिल्कुल सामने चमक गया कि किस तरीके से इनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तीनों किस में आ गए बेटा, पैरेलल में आ गए। और पैरेलल में अगर आ गए हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो इनके बीच का होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये C इक्विवेलेंट आ गया। यहां तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं केस 2। केस 2 अगर बेटा कुछ इस तरीके से दिया जाए, मान लो अगर कुछ ऐसे दे रखा है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, इधर C4 है, ये B है और ये A है। अब इनके बीच बताना है। फिर से वही कहानी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्या काम करोगे भाई, A इस जंक्शन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, वही नाम दोगे। फिर इससे भी देखो बीच में कोई कैपेसिटर नहीं, डायरेक्ट कनेक्टेड, वही नाम दोगे। फिर ये भी देखो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड, वही नाम दोगे। फिर ये भी देखो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, वही नाम दोगे। अब बी वाला जो है इस जंक्शन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ रहा है, और ना ए वाला डायरेक्ट कनेक्टेड है क्योंकि बीच में तो कैपेसिटर आ रहा है। तो इसे कोई और जंक्शन का नाम दे दो। मैंने लेट से इसका नाम दे दिया एक्स। अब कहानी ये समझो कि ए से बी अगर जा रहे हैं तो बीच में एक्स पड़ रहा है, तो बना लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, मर्ज कर देते। पहले तो मैंने बनाया ए, फिर मैंने बनाया बी, और उसके बीच में पड़ा एक्स। तो ए से बी जा रहे हैं, क्या पड़ रहा है बच्चे, एक्स पड़ रहा है। तो ए से बी के बीच में ये कितना आ गया बच्चे, C1। तो ये बन गया C1। ए से एक्स के बीच में C1। दूसरा देखो, ए से एक्स के बीच में एक और आ चुका है C2। तो ए से एक्स के बीच में एक और बन गया C2। फिर देखो ए से एक्स के बीच में एक और आ चुका है, कितना हो गया, C3। एक्स और बी के बीच में कितना हो गया, C4। तो अगर मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो ये तो आ गए तीनों किसमें, सीरीज में। पैरेलल में आ गए तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, बच्चे बोलेंगे सर इसका तो आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, उसके साथ में सीरीज में C4 आ गया। इन्हें कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी। चलो और भी एक केस देखते हैं, थर्ड केस देखो। अगर मान लो कुछ ऐसा हो, अब देखो बच्चे, ए से बी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और अगर ए से बी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो ध्यान देना जरा, यहां पर ए, तो इसका नाम ए इस जंक्शन का, लेकिन ये यहां पर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है इससे, तो इसका कुछ नाम तो रखना पड़ेगा, ना तो बी रख सकते हैं क्योंकि बी भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं। मैंने लेट से इसका नाम रख दिया एक्स। अब देखो ये वाला जंक्शन इस वाले से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसका नाम भी वही रहेगा जो इसका नाम है, यानी एक्स, सेम पोटेंशियल पर होंगे, और इसका नाम भी तो वही है। ऐसे देखो एक्स से डायरेक्ट ये वाला कनेक्टेड नहीं है, कुछ और नाम होगा, ना तो बी से कनेक्ट है, तो एक और नाम दे दिया वाई। अब ए से बी जाने का रास्ता पता क्या बेटा, ए से पहले पहुंचो एक्स, फिर एक्स से पहुंचो वाई, फिर वाई से पहुंचो बी। चलो पहुंचते हैं भाई, क्या काम करें, पहले ए से एक्स पहुंच रहे, मैं नामकरण कर देता हूं कैपेसिटर्स का, C1 क्या हो जाता है, बना देता हूं, पहले इनका नामकरण कर देता हूं, फिर इनका नाम बेटा C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6, यही तो, इन्हीं का तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। निकाल लेते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। नाम मैंने रख दिया था, इसका क्या हो गया था बच्चे, एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये वाई। तो ए से वाई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, ना तो एक्स कनेक्ट है, तो पहले बी तक जाने का रास्ता बेटा, ए से चलो एक्स पहुंचो, एक्स से चलो वाई पहुंचो, वाई से चलो बी पहुंचो। पहुंचते ए से चले एक्स पहुंचे, एक्स से चले वाई पहुंचो, वाई से चले बी पहुंचो। तो ए से एक्स के बीच में देखो बेटा कितना है, ए से एक्स के बीच में 2 है, 1 और 2। भाई ए से एक्स के बीच में कितनी है, 2 कैपेसिटर है, कितने, 1 और 2। कौन कौन से, C5 और C6। तो यहां बना दिया C5, और ए से एक्स दूसरा क्या बन गया बेटा, C6, ये रहा। फिर एक्स से वाई बेटा कितने, एक्स से वाई 3 है, देखो 1, 2 और 3। कौन कौन से, C1, C2 और C3। सो एक्स से वाई चले बेटा कितना, C1, एक्स से वाई चले कितना, C2, एक्स से वाई चले कितना, C3। फिर y से b की तरफ बेटा कितने, 1 है केवल, कितना है बेटा वो, C4। तो y से b चले बेटा कितना हो गया, C4। ये लो, ये बन गया खेल। तो अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेकर के चलता हूं, मान लो इस तरीके से दिया है, ऐसे, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है ए और बी के बीच में, ये C है, ये भी C है, और ये भी C है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच बताना है। चलो बनेगा फिर से, ध्यान दो बच्चे, अगर इसका नाम ए है तो इसका नाम भी तो ए है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। और इसका नाम बेटा अगर बी है, क्योंकि बी इधर है तो ये जंक्शन बना बी हो गया, तो इसका नाम भी तो बी है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ए और बी के बीच में बना, मैंने बनाया ए, मैंने बनाया बी, ए और बी के बीच में ये वाला आ गया सी, फिर ए और बी के बीच में ये वाला आ गया सी,
फिर ए और बी के बीच में ये वाला आ गया। तीनों किस में आ गए बेटा? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी C प्लस C प्लस C 3C के बराबर। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग के कि जंक्शन वाला मेथड जो है हम लोग कैसे यूज करेंगे। बात क्लियर हो गई होगी। जैसे मैं एक चीज और बोलूं, मैं ये बोलूं कि अगर मान लो ऐसे है, ये बैटरी 5 वोल्ट की, इधर 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ये 3 माइक्रोफैरेड का, ये 5 का है, ये 7 माइक्रोफैरेड का। ऐसे वायर्स कनेक्टेड है इस तरीके से। फाइंड चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। क्वेश्चन ये है, फाइंड चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। मुझे 5 माइक्रोफैरेड जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है। क्या काम करेंगे समझो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है ये एक जंक्शन है, इसका एक नाम रख सकता हूं मैंने, लेट से नाम रख दिया x। अगर इसका नाम x है तो ये डायरेक्टली बेटा कनेक्टेड है इधर से यहां तक, ये भी x और ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड, ये भी x। सेम नाम वाले सेम पोटेंशियल पर होंगे, बताया था मैंने। और अगर सेम पोटेंशियल पर है तो इसके बीच और इसके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो C इक्वल टू बेटा क्या होता था, Q अपॉन में डेल्टा बी तो 0, C की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। और जब C की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो कितना भी चार्ज लेता रहता, रिसीव स्टोर नहीं कर पाता, चार्ज को होल्ड नहीं कर पाता, यानी ये कोई भी चार्ज होल्ड नहीं कर पाएंगे दोनों, ना तो 3 और ना 5। तो यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 0। मेरे ख्याल से ये वाली बात बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज किरचॉफ करंट लॉ। अब हम लोग देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ करंट लॉ, जिसे हम लोग जंक्शन मेथड भी कहते हैं या नोडल एनालिसिस भी कहते हैं। उस चीज को हम लोग एक नाम और देते हैं, नोडल एनालिसिस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केवीएल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों के बाद में फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा जाएगा। देन हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं पढ़ने के लिए, वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन लोग देखेंगे बेटा किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, समझे। किरचॉफ करंट लॉ, या इसी को अपन लोग नाम देंगे नोडल एनालिसिस। इसी को एक और नाम दिया जाएगा बच्चे, नोडल एनालिसिस। चलो देखते हैं भाई कि किरचॉफ करंट लॉ क्या है या नोडल एनालिसिस क्या है। कोई बड़ी बात तो नहीं है। होता क्या बेटा कि अगर करंट है कहीं पर, किसी अगर सर्किट में करंट है, ठीक है, तो जो सर्किट में जो करंट होगी, किसी जंक्शन पर जो करंट होगी वो 0 होगी। 0 कैसे होगी, ये लॉ कहता है, मान लो यहां से कोई करंट आ रही या चार्ज आ रहा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इधर से चार्ज आ रहा लेट से, और इधर से भी चार्ज आ रहा है, यहां से आ रहा 2 कूलम, यहां से आ रहा 3 कूलम। तो ये बिल्कुल मस्ट कंडीशन है कि यहां से 5 कूलम ही निकलेगा। मतलब इस जंक्शन पर जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज इससे बाहर निकलेगा। नेट करंट एट जंक्शन इज 0, नेट चार्ज फ्लो एट जंक्शन इज 0। जंक्शन पर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि जितना चार्ज जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर निकलेगा। मतलब चार्ज एंटर इन जंक्शन इनटू जंक्शन इक्वल टू चार्ज
फ्रॉम जंक्शन, दोनों बराबर होने चाहिए, यानी नेट चार्ज एट जंक्शन इज जीरो, यही ये लॉ कहता है, नेट चार्ज एट जंक्शन इज जीरो, ये लोग कहते हैं। चलो इस कहानी को बेटा अपन लोग न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ लेते हैं क्या है, समझते हैं, ध्यान देना बच्चे। मान लो कि अपने पास में बच्चे ये है, इस तरीके से है कोई, लेट से ऐसे कोई सर्किट बना, ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड है, और ये 4 माइक्रोफैरेड है। लेट से ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट है बी, और मुझे यहां पर फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वी ए माइनस वी बी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कोई बड़ी बात नहीं, बात बच्चे निकाल ले जाएंगे हम लोग, कैसे समझो। अगर मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या काम करेंगे, मैं इन्हें नोड मानूंगा, ये नोड है, नोड मतलब ये जंक्शन है, इन्हें जंक्शन मान लूंगा मैं। लेट से अब जंक्शन मानने के लिए एक चीज और मैं देख रहा हूं, ध्यान देना बच्चे, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के अलॉन्ग कितना है, 2 वोल्ट है, तो यहां पर अपन लोग लिख लेंगे 2 वोल्ट, और अगर ये 2 है तो इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2, तो ये 2 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 0। फिर से समझो, ये 2 वोल्ट है तो ये 2 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही अगर ये 0 है तो ये भी 0 है, और अगर ये 0 है तो इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये कितना होगा बच्चे, माइनस। तो क्यों होगा भाई माइनस, तो इसलिए होगा माइनस, तो क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो दिस माइनस माइनस दिस इक्वल टू 2 वोल्ट होगा, 0 माइनस माइनस 2 इक्वल टू 2 वोल्ट, ऐसे बन गया। यहां अगर -2 है तो यहां पर भी तो -2 है, यहां अगर +2 है तो यहां पर भी तो +2 है। अब मैंने लेट कर लिया कि ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, x। मैंने बताया इस नोडल एनालिसिस में कि किसी भी जंक्शन पर नेट जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 0। और चार्ज कैसे निकालते थे बच्चे, चार्ज होता है Q इक्वल टू C इंटू बी, C मतलब कैपेसिटेंस और B मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होना चाहिए बच्चे, C की जगह लिखोगे 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, x - 2, ये बना x - 2 या हायर पोटेंशियल, लोअर अगर इधर गया तो, अगर इधर से इधर गया तो भी ऐसे, इधर से इधर जाएगा तो भी। इस पर देखो प्लस, यहां क्या लिखोगे बेटा, 4 माइक्रोफैरेड x - 0 प्लस, यहां बेटा कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड x + 2 इक्वल टू 0। आई बात समझ में बेटा, x - 2 प्लस का 2 हो गया इंटू 2, x - 0 इंटू 4, कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 2x - 4 प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 4x प्लस 2x दैट इज 8x, ये और ये कैंसिल इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। यार ये मैं पहले से ही 0 माने बैठा हूं, ये भी 0 आ गया, तो इनके और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बच्चे, 0 हो गया। मेरे ख्याल से ये बात बच्चों को समझ में आ गई। चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ऐसे ध्यान दो, अगर कुछ इस तरीके से बनाओ सर्किट, ऐसे हो, ये सर्किट है, ऐसे इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, इसका है 3 माइक्रोफैरेड, और इधर है 1 माइक्रोफैरेड। यहां का पोटेंशियल है बेटा 20 वोल्ट, यहां का है 25 वोल्ट, यहां का है 10 वोल्ट। हमें इस जंक्शन का पोटेंशियल बताना। मैंने लेट कर लिया x, फाइंड द पोटेंशियल एट जंक्शन, फाइंड पोटेंशियल एट
इस जंक्शन का पोटेंशियल बताना है। तो मैंने इसे लेट कर लिया बेटा x है। अब जंक्शन पर टोटल पोटेंशियल जो वो जंक्शन पर जो चार्ज आएगा वो कितना होगा बेटा 0, जितना आएगा उतना ही जाएगा। क्या काम करेंगे, चार्ज कैसे निकालते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, यानी x माइनस 10 इंटू कैपेसिटेंस 3 प्लस x माइनस 25 इंटू कैपेसिटेंस 2 प्लस x माइनस 20 इंटू कैपेसिटेंस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे, क्या बनेगा 3x माइनस 30 प्लस 2x माइनस 50 प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। क्या आ गया ये 3x प्लस 2x प्लस x, 3x प्लस 2x 5x प्लस x कितना हो गया बेटा 6x माइनस 80 माइनस 20 कितना माइनस का 100 इक्वल टू क्या आ गया 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 100/6 मीन्स 50/3 वोल्ट। ये भी कहानी क्लियर होगी। मेरे ख्याल से ये बात भी बच्चों को समझ में आ गई होगी। और देखते हैं, अगर मान लो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स और बना लेते हैं न्यूमेरिकल, लेट से इस तरीके से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये बच्चा 4 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 24 वोल्ट की बैटरी है और ये बैटरी रही बेटा कितनी 12 वोल्ट और ये बैटरी है 6 वोल्ट की। ऐसे दे रखा और फाइंड आउट क्या करना, फाइंड करना है फाइंड VA माइनस V, ये फाइंड आउट करना इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लेंगे। कैसे समझो, अगर इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे 6 वोल्ट है बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ अगर मैं 0 लेट कर लूँ, डिफरेंस है मैं लेट कर रहा हूँ उसे 0 है नहीं, एक्चुअल में वो 0 लेट कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहाँ पर 0 लेट कर लिया तो यहाँ बेटा कितना होगा 6। अगर यहाँ 0 लेट करा है तो ये इससे डायरेक्ट जंक्शन से कनेक्टेड है तो यहाँ का भी 0 होगा, तो यहाँ का भी कितना होगा 0, और ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा 0। और अगर ये 0 है तो ये 12 होगा क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस तो 12 आ रहा है। अगर ये 0 है तो बेटा ये 24 होगा क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस तो 24 आ रहा है। इसे मैंने लेट कर लिया x, फिर से इसे जंक्शन माना, इसे नोड माना, x को मैंने एक नोड मान लिया और नोडल एनालिसिस लगा दे रहे हैं। चलो लगाते हैं। तो इसे नोड माना तो इनके और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे बच्चे, इनके और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, वो इनटू कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज होगा। चार्ज क्या होता है Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा बी। तो डेल्टा बी कितना होगा x माइनस 6, तो x माइनस 6 इंटू कितना हो गया बच्चे 4 प्लस x माइनस 12 इंटू 2 प्लस x माइनस 24 इंटू 1 इक्वल टू 0। क्या बनेगा ये 4x माइनस 24 प्लस 2x माइनस 24 प्लस x माइनस 24 इक्वल टू 0। 4x 2x x कितना हो जाएगा बच्चे 7x माइनस 72 इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू 72। सो x की वैल्यू आ गई 72/7 वोल्ट। ये तो x की वैल्यू आ गई। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का, यानी VA माइनस VB। अब BA को लेट क्या किया बेटा 0 और VB की वैल्यू क्या है x, और x की वैल्यू कितनी 72/7, तो माइनस 72/7 वोल्ट। ये आंसर है। मेरे ख्याल से ये कहानी बच्चों को समझ में आ गई होगी इतनी। एक और देखते हैं अच्छा सा, देखो खुद से बनाते हैं, ध्यान देते हैं, कहानी खुद से बताएंगे। लेट से ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर, एक ये बैटरी, एक ये बैटरी, एक ये कैपेसिटर
और एक ये बैटरी। ये बैटरी है लेट से 2 वोल्ट, ये है 3 वोल्ट, ये है 8 वोल्ट। इसको माना बेटा पॉइंट ए, इसको माना पॉइंट बी। इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और चार्ज भी अगर निकालना चाहे तो निकालेंगे। ऑल्सो फाइंड टोटल चार्ज, ठीक है, इन द सर्किट। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एक तो ये फाइंड आउट करना है, एंड टोटल चार्ज इन सर्किट में टोटल चार्ज कितना होगा ये भी फाइंड आउट करना है। चलो निकालते बच्चे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। कैसे निकालेंगे समझो। अगर मैं कहूं यहां पर ये 2 वोल्ट है बच्चे, ये 8 है। पहले तो मैं पोटेंशियल लिखना चाह रहा हूं, मेरा मन है पोटेंशियल लिखना। मैंने यहां का पोटेंशियल लेट कर लिया 8 है, तो यहां वाला बेटा कितना होगा 0। बच्चे ने बोला बिल्कुल बात सही सर आपकी, ये 0 हो गया। अगर ये 0 तो इससे डायरेक्ट कनेक्टेड ये भी 0। अगर ये 8 तो ये वाला भी 8। अगर ये 2 तो 2 बेटा इसके और इसके बीच का डिफरेंस है। यहां पर 8 है तो यहां पर क्या होना चाहिए 6 होगा। भाई इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, तो यहां पर 8 है तो यहां पर कितना हो जाएगा 6। एक गड़बड़ हो गया बच्चे, इधर 2 वोल्ट बनी है और इधर 3 वोल्ट की बैटरी बनी है, तो वहां पर 6 मान ही नहीं सकते अपन लोग, क्योंकि उधर 0 आ रहा है। तो मुझे कहीं कैपेसिटर एक लगाना पड़ जाएगा। मैं एक और कैपेसिटर लगा दे रहा हूं, लेट से 2 ये भी। तो अगर यहां 6 है तो ये भी 6 रहा, इधर 0 है तो बेटा यहां कितना होना चाहिए 3। ऐसी बनी कहानी कुछ इस टाइप की है। और इधर का मैंने पोटेंशियल लेट कर लिया कितना बच्चे x है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या काम करें सर, एक काम कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो x की वैल्यू यार बच्चे कैलकुलेट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नोड अब कौन सा है अपने पास में बेटा, नोड है x। तो टोटल चार्ज एट दिस नोड इज 0। कैसे निकालोगे, यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू ये कैपेसिटेंस। तो बच्चे यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ x - 8 इनटू कैपेसिटेंस। ये 2 और 2 सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चे, 2 और 2 का कितना हो जाएगा 1, 1/2 + 1/2 2/2 1 आ गया, यानी 1 प्लस यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू ये कैपेसिटेंस, यानी कितना आ गया बच्चे, कितना आ गया x - 6 × 2 प्लस यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू ये कैपेसिटेंस, कितना आ गया बच्चे x - 0 × 2 = 0। क्या बना x - 8 + 2x - 12 + 2x = 0। तो 2x + 2x 4x + x 5x, ये हो गया 20 = 0। सो x की वैल्यू हो गई 20/5 यानी 4 वोल्ट। तो इधर का तो आ गया बच्चे 4 वोल्ट और इधर का है 6 वोल्ट। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो बच्चे कहेंगे सर डिफरेंस तो पता लग गया VA - VB, 4 वोल्ट - 6 वोल्ट दैट इज इक्वल टू द 2 वोल्ट, वो भी किसका माइनस का। चलो अब टोटल चार्ज निकाल लेंगे यार, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ध्यान दो, यहां का बच्चे 8 वोल्ट है, यहां का है 4 वोल्ट, तो इस ब्रांच में चार्ज कितना जाएगा। बच्चे बोले सर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 8 - 4 4 इनटू कैपेसिटेंस, ये वाला इनका कॉम्बिनेशन कितना बना 2 और 2 सीरीज में 1, तो कितना गया इधर चार्ज
Q इक्वल टू सी इंटू बी। सी तो है 1 और बी मतलब इनके बीच का डिफरेंस वो भी है 4, तो इधर तो चार्ज जा रहा है बेटा 4 माइक्रो कूलम इस वाली ब्रांच में। मेरा मन है कि मैं इस वाली ब्रांच में भी चार्ज निकाल लूंगा। कितना होगा 8 माइनस 6, ये तो 6 है, यहां पर भी ऐसे पहुंचे, इधर गए। इस वाली ब्रांच में बेटा चार्ज निकालना, इधर निकालना, तो काम बन जाएगा अपना। इस वाली ब्रांच में बेटा चार्ज कितना है, इस वाली ब्रांच में अगर देखा जाए तो बच्चे चार्ज कितना जा रहा है 4 और माइनस 6, 6 माइनस 4 इधर की तरफ जाएगा। 6 माइनस 4 कितना हो गया बेटा, 6 माइनस 4 हो गया 2, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, तो 6 माइनस 4, 6 से 4 को माइनस करो, यहाँ 4 वोल्ट है, कितना हो गया 2 इंटू कैपेसिटेंस 2, तो 2 2 जा 4 यानी 4 माइक्रो कूलम इधर भी गया। इधर से इधर भी जाएगा 6 माइनस 3, 3 3 2 जा 6 यानी 6 माइक्रो कूलम तो इधर भी गया। अब समझो टोटल चार्ज कितना जाएगा, ध्यान दो। 4 माइक्रो कूलम ये जा रहा, 4 ये आ रहा, तो इसमें कितना गया बच्चे 8 माइक्रो कूलम, और 6 माइक्रो कूलम इधर से आ रहा है, 6 इधर से आ रहा है, और ये 8 घूमता हुआ इधर से आ रहा है, तो 6 और 8 कितना हो गया 14, तो ये 14 माइक्रो कूलम चार्ज जो है वो बच्चा टोटल फ्लो करेगा। तो टोटल चार्ज इन सर्किट 14 माइक्रो कूलम, ये आंसर। मेरे ख्याल से ये कहानी भी समझ में आ गई होगी। तो अपन लोग अभी नोडल लगाना सीख रहे हैं ना, तो नोडल लगाना सीखेंगे थोड़ा और समझो, और कहानी समझो नोडल लगाने की। देखो जैसे मान लो बेटा मेरे पास में कोई कैपेसिटर है इस तरीके का, ऐसा कोई कैपेसिटर है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और मुझे जो है इनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना बच्चे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनके बीच में दोनों के निकालेंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। चलो बच्चे कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अब अगर मुझे इनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना तो मैं दिमाग लगाऊंगा, थोड़ी चालाकी। दिमाग क्या लगाऊंगा बच्चे, मेरे पास प्लान ये है, ये सारे आइडेंटिकल है, सबका कैपेसिटेंस सी के बराबर है। दिमाग बच्चे मैं ये लगाऊंगा कि मैं यहां एक बैटरी लगा दूंगा इन दोनों के बीच में, जो कि बैटरी है बेटा 100 वोल्ट की। ये जो मैंने बैटरी लगाई है बेटा वो कैसी है 100 वोल्ट की बैटरी। अब इधर से एक कोई चार्ज चलेगा, यहां से पूरा चार्ज चलेगा Q, उसकी वैल्यू अगर निकल आए, और Q इक्वल टू क्या होता है बेटा CB, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा Q बाई B, काम बन जाएगा। चलो यार वही ट्राई कर लेते हैं। मेरे बच्चों ने कहा सर मेरे दिमाग में फिर से आ रही है कि मैं नोडल एनालिसिस लगाऊं, और नोडल एनालिसिस कुछ इस तरीके से लगाऊं कि मैं इसे 100 मान लूं। अगर ये 100 है तो ये भी बच्चे 100 होगा, और अगर ये 100 है, मैंने मान लिया इधर जो ड्रॉप हुआ है वो x का ड्रॉप हुआ है, इधर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो x का हुआ, तो यहां बचेगा कितना बेटा 100 माइनस x। ऐसे इधर भी x का ड्रॉप होगा तो यहाँ कितना बचेगा 100 माइनस x। ऐसे इधर भी x का ड्रॉप होगा तो कितना बचेगा 100 माइनस x। बात समझ में आ गई बच्चे। ऐसे बच्चे इधर की तरफ 100 था तो यहाँ 0 होगा, तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। देखो इधर जितना ड्रॉप होगा उतना ही इस तरफ गेन होगा, तो इस तरफ गेन कितना हुआ बच्चे x का, ऐसे इधर गेन कितना हुआ x का, ऐसे इधर गेन कितना हुआ बच्चे x का गेन। क्यों सर ऐसा क्यों किया, ड्रॉप हुआ गेन हुआ, ये क्या बात हुई, जितना ड्रॉप उतना गेन। हाँ भाई क्यों नहीं, समझो मैंने कहा यहाँ पर 2 कैपेसिटर मैंने लगा दिया लेट से ऐसे इक्वल इक्वल,
ये 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का, इधर है 100 वोल्ट, इधर है 0 वोल्ट। अब मान लिया 100 से जब ये 2 माइक्रोफैरेड में गुजरेगा चार्ज तो ड्रॉप दे रहा है कुछ 50 वोल्ट का ड्रॉप दे रहा है। तो यहाँ कितना बचा बेटा 50। अब यहाँ 50 है, यहाँ 0, तो यहाँ ड्रॉप कितना हुआ 50। तो दोनों में ड्रॉप बराबर हुआ। ये बात तो सही है, होना भी चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है। लेकिन एक बात और समझो, मैं इधर से इधर आया 50 कम हुआ और 0 से इधर बढ़ा 50 बढ़ गया। देखो इधर 0 था, यहाँ 50 हो गया। मतलब एक ही जैसे अगर कैपेसिटर मिलते हैं तो जितना ड्रॉप होता है उतना ही कैपेसिटेंस तो बढ़ जाता है। तो जितना ड्रॉप था उतना ही कैपेसिटेंस क्या हो गया बच्चे, बढ़ गया। अब समझो जरा बात को, कहानी समझो। तो कहानी ऐसी है कि मैं किसी एक को जंक्शन बना लूं। अरे मुझे x की वैल्यू निकालनी है और मैं x को ही जंक्शन मानने ले रहा हूं, तो मैंने इसे नोड मान लिया। ये जो है ये मेरा नोड है, ये मेरा नोड है। अगर ये नोड है तो इसके लिए अगर अपन लोग निकाले चार्ज, यानी कि चार्ज क्या होना चाहिए यहां पर, नेट चार्ज 0। अब ये देखो ये वाला जंक्शन 3 ब्रांच से जुड़ा, 1 2 3, और इस जंक्शन पर नेट चार्ज क्या होना चाहिए 0। तो कैसे लिखेंगे बेटा, x माइनस 0 इंटू सी प्लस x माइनस 100 माइनस x इंटू सी प्लस x माइनस 100 माइनस x इंटू सी इक्वल टू 0। बस c तो कॉमन लेके उधर पहुंचा दो, वो 0 ही हो गया। क्या बचा, x प्लस x माइनस माइनस x 2x माइनस 100 प्लस 2x माइनस 100 इक्वल टू 0। सो 5x इक्वल टू 200, यानी x की वैल्यू आ गई 40 वोल्ट। आए समझो जरा बच्चे, इसकी वैल्यू है 40 वोल्ट। यहां पर कितना आएगा बेटा, 100 माइनस 40 यानी 60। यहां पर कितना आ जाएगा 60 वोल्ट, दूसरे कलर से लिखते हैं। यहां पर भी कितना आ जाएगा 100 माइनस 40 यानी 60, और यहां पर कितना आ जाएगा 40, यहां पर भी कितना आ जाएगा 40। मैंने हर एक जंक्शन पर इधर भी कितना आ जाएगा 60, 100 माइनस 40 60। हर एक जंक्शन पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। अब समझो यहां से क्यू चार्ज गया, वो 3 ब्रांच में डिवाइड हुआ, इधर Q1 इधर Q2 और इधर Q3। इसके अलावा चौथी तो कोई ब्रांच है नहीं, यही तो है Q1 Q2 Q3। 3 ब्रांच में डिवाइड हो गया। अब ये इन 3 ब्रांच में डिवाइड हुआ तो जो टोटल चार्ज होगा वो Q इक्वल टू गया होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ऐसे ही ना होगा जब चार्ज फ्लो किया होगा, स्टोर हुआ होगा। तो टोटल चार्ज कितना गया होगा बच्चे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब मैं अगर बात करूं Q1 की, तो Q1 क्या है आखिर में बच्चे, तो Q1 यार मैं लिख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं Q1 को लिखना चाहूं भाई, अगर मैं Q1 को लिखना चाहूं, Q1 क्या होगा बेटा, टोटल चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस। तो यहाँ 100 यहाँ 60, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया 40 इंटू कैपेसिटेंस C, तो 40C प्लस यहां पर भी 100 यहाँ 60, तो कितना डिफरेंस आया बेटा 40 इंटू C 40C प्लस 40C। ये बात समझ में आई, देखो फिर से समझो, यहाँ 100 यहाँ 60, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया 40 का इंटू C। अरे भाई C इंटू बी क्या होता है चार्ज, तो चार्ज की जगह क्या लिखोगे, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B इंटू सी। B कितना है बेटा 40, 60 100 माइनस 60 100 माइनस 60 40, यानी Q की वैल्यू तो टोटल आ गई, इस ब्रांच में गया, इसमें गया, इसमें गया, टोटल चार्ज जो Q आ गया वो कितना आ गया बेटा 120C। ये Q आ गया। अब मेरा इंटरेस्ट क्या है बेटा, C इक्विवेलेंट निकाले। बच्चे कहेंगे सर अब तो बहुत ही रद्दी बात रह गई कि C इक्विवेलेंट अगर निकालना है दैट इज Q बाई बी, Q इक्वल टू सी भी होता है। और Q यहां पर बेटा मैंने कितना निकाला 120C, और B कितना माना था बेटा 100 वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 6C बाई 5। ये आंसर। मेरे ख्याल से बात बच्चों को समझ में आ गई होगी। मैं बेटा इसे आगे मैं सिमेट्री मेथड और पढ़ाऊंगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके भी बताऊंगा, केबीएल से भी इसी चीज को बताऊंगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मान लो बच्चे ये कोई कह दे इसके और इसके बीच में पोटेंशियल निकालो, तो क्या होगा, ठीक है, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल निकालने के लिए कोई बोलते,
तब क्या होगा, समझते हैं बेटा, ये वाली बात भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो अगर इन दोनों के बीच में निकालना है, मान लो ऐसे, ये कैपेसिटर है, और इसके बीच में बताना, तो इनके बीच में बैटरी जोड़ दो 100 वोल्ट की, क्या होगा, अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा बच्चे 100, और ये कितना हो जाएगा 0। भाई इसे मैंने 100 माना, इसे 0 माना। अब मैं ड्रॉप देखना चाह रहा हूं सर, दिखाता हूं बेटा आपको ड्रॉप कहां कहां पर कितना कितना होगा। समझो यहां 0 है, मैंने मान लिया इधर की तरफ हुआ बेटा 100 माइनस एक्स, तो इधर भी ऐसे ऊपर बढ़े तो यहां कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब सोचो कहानी, इधर से और आगे चलोगे कुछ ड्रॉप लोगे, मैंने मान लिया बाई का ड्रॉप लिया टोटल, तो क्या बना 100 माइनस एक्स प्लस बाई, इधर भी बाई गेन करोगे तो यहाँ x था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा x प्लस वाई, दोनों जगह पोटेंशियल तो एक ही पॉइंट पर लिख रहे हैं, यानी पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए। तो 100 माइनस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे, x प्लस वाई के इक्वल होना चाहिए। 100 माइनस एक्स प्लस वाई x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा 100 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की तो वैल्यू आ गई 50 वोल्ट, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल या तो x प्लस वाई यानी 50 वोल्ट ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो 100 माइनस 50 तो भी 50 बना। ऐसे बेटा इधर भी यही होगा 100 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये x प्लस वाई यानी यहाँ का भी क्या हो जाएगा 50 वोल्ट, है ना। ऐसे बेटा 0 से x इधर चलेंगे और ये 100 से इधर चलेंगे, तो जितना इधर गेन उतना ही इधर गेन, दोनों तरफ क्या होगा बेटा सेम होगा, तो इस तरफ भी तो आना चाहिए 50 वोल्ट। अगर मैंने कहा इधर x है तो इधर 100 माइनस एक्स है, 100 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, तो 2x इक्वल टू 100, x की वैल्यू 50, तो ये वाला भी ऐसे ही आएगा, इसकी भी वैल्यू 50 वोल्ट। मेरे ख्याल से मुझे सारी कहानियां पता लग गई, अब मैं केवल x की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूं, और वो तो मैं निकाल के रहूंगा। तो मैंने क्या किया बच्चे, इसे नोड माना, और इसे अगर नोड माना है तो अब क्या बनेगा समझो, अगर मैंने इसे नोड माना है तो x माइनस 50, भाई नोड माना है तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस C, तो क्या लिखेंगे बेटा x माइनस 50 इंटू सी प्लस x माइनस 0 इंटू सी प्लस x माइनस 50 इंटू सी इक्वल टू 0। C तो कॉमन लेकर के उस तरफ पहुंचेंगे, 0 के साथ में कोई मतलब नहीं है, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 100 इक्वल टू 0, सो x की तो वैल्यू आ गई बच्चे 100/3। अब अगर x की वैल्यू 100/3 आ गई तो यहां वैल्यू रखेंगे जरा, कितना बचेगा बच्चे, 100 माइनस एक्स था तो 100 माइनस 100/3 मतलब 200/3, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 200/3, यहाँ का 50 और यहाँ का 50। फिर से वही कहानी, मैंने चार्ज माना Q, इधर गया Q1, इधर गया Q2 और इधर गया Q3, तो टोटल चार्ज बेटा Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी Q इक्वल टू Q1 अगर मैं लिखना चाहूंगा तो 100 माइनस 50 हो गया 50 इंटू सी, भाई पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस, ये चार्ज आ गया। ऐसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस 50 इंटू 50 हो जाएगा, इंटू चार्ज Q इंटू कैपेसिटेंस C 50C, प्लस इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी 100 माइनस 200/3, कितना बचेगा बेटा 100/3 इंटू सी। सॉल्व करेंगे इसे, क्या बन गया Q इक्वल टू 100C
प्लस 100/3c, यानी 400/400c/3, ये तो बन गई क्यू की वैल्यू। क्या निकालना है मुझे बेटा? सी इक्विवेलेंट। क्या आना चाहिए बच्चे? सी इक्विवेलेंट होगा टोटल चार्ज अपॉन में बी। टोटल चार्ज है 400c/3 अपॉन में बी की वैल्यू तो 100, कैंसिल आउट करें कितना आ जाएगा? 4c/3। मेरे ख्याल से ये जंक्शन मेथड बच्चों को समझ में आ गया होगा। कल भी करेंगे जंक्शन मेथड की कुछ प्रैक्टिस, लेकिन केवीएल और सिमेट्री वाले मेथड जानने के बाद में तो फिर 3 तरीके से इसी न्यूमेरिकल को अपन लोग फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और लास्ट बेटा एक न्यूमेरिकल ऐसा उठाएंगे जो 5, 6, 7 मेथड से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करेंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर आएगा। धन्यवाद बच्चे।